कुछ नए वर्ड दुनिया में आ गए हैं, आवर्जन, प्रव्रजन, व्यापार, उत्प्रवास, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए G8, एशियान, G20, ब्रिक्स सम्मेलन, गॉट, ये सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगता है कि कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात जो सोशियोलॉजी में होती है, जो जिसकी बात आती है, वो सारी बातें मुझे लगता है कि अब सही हो रही हैं। और उल्रिच बेक की भी बात जो आती है रिस्क सोसाइटी की, वो भी सही हो रही है। कहीं ना कहीं मिस्टेकन मॉडर्निटी में दीपांकर गुप्ता ने जिस बात को कहा वो सही हो रही है। कारण क्यों हुआ ऐसी? इस पेंडेमिक में हुआ क्या? ओनली आवर कल्चर एंड ओनली आवर नेशन इज ग्रेट। मेरी संस्कृति बड़ी है, मेरा देश बड़ा है, मैं बड़ा हूं। इस व्यवस्था ने सारी भौतिकता में नैतिकता को समाहित कर दिया। भौतिकता में जब नैतिकता समाप्त हो जाती है तो ऐसी बात आती है। इसीलिए पूरी दुनिया से मानव धर्म गायब हो गया। आप देखिए कि मंगल पर पहुंच गए हम लोग, लेकिन पड़ोसी तक नहीं पहुंचे। कारण यह रहा कि भोग और लिप्सा का जो हमारा जीवन रहा, उसमें हमारी अनंत ऊंचाइयां छू गई। हम क्या खाएंगे आज आप जानते हैं। सारा परिणाम क्या है? सारा परिणाम चीन के भोजन से शुरू हुआ और कहां से कहां तक चला गया। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके वेबिनार से मेरा चित्र नहीं आ पा रहा है, सब में आता था, क्योंकि ये अनंत है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के भोग की लालसा भी अनंत है। तो भोग की अंतहीन लालसा जो है आज इस स्थिति में ला दिया है हम लोगों को। इसके पीछे सोचना होगा कि हम कहाँ गए। नित्य नूतन परिवर्तनों ने हमको वास्तव में परिवर्तित तो किया, लेकिन हम बीच में कहाँ चले गए। जैसा कि मैंने पहले कहा, सोशियोलॉजी में लियोटार्ड का सूचना का वस्तुईकरण हो गया, जेम्सन का कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर हो गया। तो वास्तव में जो हमारा सेल्फ था, जो हमारा आत्म था, वो गायब हो गया। इसलिए ऐसी स्थितियों में जब तक हम समष्टियों से एकात्म समन्वय नहीं करते हैं, औद्योगिकता को हमने बढ़ाया, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हुआ, आत्महीनता बढ़ गई। सहिष्णुता और तो बढ़ाई गई, लेकिन संयम गायब हो गया। इसलिए आजकल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, रोबोट की बात चल रही है। हमारे आदरणीय कुलपति जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि ये सारी बातें सब एक तरफ हैं, लेकिन क्या होगा शिक्षा का, उस शिक्षा का। इसके सामने थोड़ा सा अगर हम देखें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया में तो वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आता, फिलहाल उनका मानक है। लेकिन यूके और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 2% जीडीपी यूनिवर्सिटी से आती थी। वो कहाँ गया? कहा गया है कि देयर इज नो इम्प्योर लाइक नॉलेज लाइक विजडम इन वर्ड, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। वह ज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से होता है, गुरु और शिष्य के बीच होता था। इसके 5 स्टेप हैं। इनका क्या होगा? ज्ञान सृजन कैसे होगा? एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का प्रसार कैसे होगा? कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का संरक्षण कैसे होगा? और ज्ञान का प्रॉपर वितरण कैसे होगा? इस पर सोचना है। इस पेंडेमिक ने सबसे बड़ी बात किया है, 2 चीज़ों को समाप्त कर दिया है। फेस टू फेस जो हमारा संवाद था, मानव जीवन की जो मूल प्रकृति है, वो विवाद की नहीं है, वो डिस्प्यूट की नहीं है, वो संवाद की है। इस प्रकृति को बंद कर दिया। दूसरी बात है कि हमारा प्रवचन आधारित समाज हो गया, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हमेशा लोकोमोशन है, फ्रॉम हियर टू देयर, देयर टू हियर। हम क्या करेंगे इसमें? और कलेक्टिवनेस का ह्रास हुआ है। एक साथ हम रह नहीं सकते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम में हर आदमी वहाँ है। इसके बाद चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप इसमें देखें कि लो टच एंड कॉन्टेक्टलेस सर्विस हो गई। छूना नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। अब ऐसी स्थिति और 5वीं जो स्थिति आती है, वह आती है हमारे सामने एक बहुत बड़ा फियर है, भय और आशंका भरा समाज है। अब इस 5 स्थितियों में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? हमारी शिक्षा कही गई है, सा विद्याया विमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, वह विद्या जो ज्ञान प्रदान करे। विद्या अमृतमश्नुमते, वह विद्या जो अमृतत्व प्रदान करे। अमृतत्व का मतलब मानवता प्रदान करे। वह विद्या जो इंसान को इंसान बनना सिखाए। ये क्या होगा? इस एकांतता बड़ी तकनीक पर जो आश्रित हो गए, परिणाम स्वरूप देखिए
हाउ टू मेक न्यू सोसाइटी फ्रॉम न्यू इनोवेशन। क्वेश्चन अब यह है कि हम नए नवाचार से नए समाज का स्थापना कैसे करेंगे। इसके लिए आदरणीय कुलपति जी भी कह रहे थे ऑटोमोजाइजेशन होगा, ऑटोमेटाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत नहीं होंगी, ओपन लाइन टीचिंग होगी, ई लर्निंग होगी, ई टेस्ट होगा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए कि इसमें से मेरा मानना है कि 5 चीज़ें गायब हो जाएंगी। पहली बात तो प्रकृति गायब हो जाएगी, परिवेश गायब हो जाएगा, जो परिधान था वो गायब हो जाएगा, और प्रयास गायब हो जाएगा, और सर्टिफिकेशन प्रामाणिकता गायब हो जाएगी। प्रकृति गायब होने का क्या मतलब है? गुरु शिष्य परंपरा और एक विद्यालय की एक प्रकृति होती है, एक पर्यावरण होता है। विद्यालय का एक परिधान से मतलब विद्यालय का एक रहन सहन वेशभूषा का माहौल होता है, और विद्यालय प्रामाणिकता प्रदान करता है। ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय कहते थे कि दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। अब समस्या इस बात की है कि आप कसरत कहाँ से करेंगे? कसरत इसलिए नहीं कर पाएंगे, इसमें वह माहौल ही नहीं है। पूरे खेल कूद की एक जो विधा है शिक्षण संस्थानों की, ये गायब हो जाएगी। इसीलिए इससे एजुकेशन, एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इक्विपमेंट और एलिजिबिलिटी, देयर आर 5 ई। मैं ये 5 ई का एक फार्मूला बनाया हूँ कि इसमें गुरु और शिष्य की फेस टू फेस एजुकेशन गायब हो जाएगी, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज गायब हो जाएगी, और जो स्टिमुलेशन होता था, एक उद्दीपन होता था गुरु और शिष्य के बीच में, उसके चेहरे से बच्चे भांप जाते थे, वह स्टिमुलेशन गायब हो जाएगा, और एक्साइटमेंट गायब हो जाएगा, और हमारे जो ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट लैब में रहते थे वो गायब हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इस शिक्षा में कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं रखी जाती है, चूँकि ऑनलाइन ही लर्निंग है, इसलिए वो एलिजिबिलिटी गायब हो जाएगी। ये 5 ई इसमें से गायब होंगे, मेरा मानना है। भारत की वो संस्कृति दूसरी है। भारत कहता है ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमारे यहाँ विद्या का मतलब, विद्या भारत की जो विद्या थी, हमारे देश की जो विद्या थी, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे यहाँ विद्या विवाद के लिए नहीं थी, विद्या ज्ञानार्जन के लिए थी। शक्ति जो है हमारे यहाँ किसी को मारपीट करने के लिए नहीं, संरक्षण के लिए थी, और धन दान के लिए था। वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य था, वह उद्देश्य क्या इससे पूरा हो पाएगा? क्या यह इनोवेशन काम कर पाएगा? इसमें थोड़ा सा विचार करें, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका है इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटजी क्या है? इम्पैक्ट होगा कि कलेक्टिवनेस गायब हो जाएगी। हमारे ऑनरेबल कुलपति जी कह रहे थे क्लासरूम गायब हो जाएगा। जब दोनों गायब हो जाएंगे तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी मैं कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एक्टिविटीज़ गायब हो जाएगी, और इंसान से इंसान की संस्कृति जब गायब हो जाएगी, समाज से जब संस्कृति गायब हो जाती है या थोड़ा बहुत कम हो जाती है, तो वह समाज डाउनवर्ड होने लगता है। इसलिए कलेक्टिव सामूहिकता का अभाव और क्लासरूम के अभाव के नाते कल्चरल एक्टिविटीज जाएगी और क्लासिकल टेंडेंसी चली जाएगी। नाउ व्हाट्स एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लासिकल टेंडेंसी? अगर आपके विभागाध्यक्ष ने कहा कि आज सारे बच्चे 9 बजे आएंगे, तो एक टेंडेंसी है कि 9 बजे उनके अंदर एक डिसिप्लिन मेकिंग पर्सनालिटी उनकी उभर के आएगी, को 9 बजे तैयार हो जाते हैं। ये गायब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ये कलात्मकता रह जाएगी? क्या ये राइटिंग चित्र रह जाएंगे? क्या ये खेल कूद की सामूहिक भावनाएं रह जाएंगी? इन पर विचार करें। क्या ये सेवा भावना के एनएसएस जो प्रोग्राम जिसमें कुछ वर्क होते थे वो रह पाएंगे? क्या ये लेसन प्लान के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लेसन प्लान के अनुसार पढ़ाना था वो बन पाएगा? ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आखिर इसकी रणनीति क्या बने, मैं इस पर आता हूँ। देखिए, ई लर्निंग के लिए जैसा कि सर ने भी कहा और आप लोग सारे लोग इसमें सुझाव देते हैं, ई लर्निंग है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई विद्या कार्यक्रम चल रहा है और 12 टीवी चैनल अलग से बनाए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं, मैं इस सेमिनार में हूं, इसके पहले मैं कई वेबिनार में था, सब में हमारा चित्र आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है। कारण है कि आपने इसको कहीं से अलग एक और विधा से लिया है। यही कारण है कि हमारे देश में आज भी हमारी कोई पर्सनल ऐप नहीं है। ये जूम, गूगल मीट, वेबेनेक्स, ये जितने हैं इसमें भारतीयता नहीं है।
अभी आपका आगरा विश्वविद्यालय है जहाँ 40% रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, वो कैसे इससे जुड़ेंगे अगर मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। दुर्भाग्यवश मेरा तो कार्यालय में छूट गया, मैं चला आया था प्रयागराज से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप देखें, जैसे देखिए डिवीजन ऑफ लेबर में माइल डरखाइम भी कहता है कि हेल्दी टू पैथोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ। वास्तव में हम हेल्दी टू पैथोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। अब क्या पैथोलॉजिकल हो रहा है, रिलेशन में क्या हो रहा है, अगर आप इसको समझें तो हमें लगता है कि जो अभिभावक, अध्यापक, छात्र और सरकार चारों को इसमें आना होगा। इनोवेशन से न्यू सोसाइटी, इनोवेशन टू न्यू सोसाइटी, इसमें आप क्या करेंगे। क्वेश्चन होगा, आदरणीय कुलपति जी भी अगर सुन रहे होंगे तो कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए डे टू डेट एक्सटेंशन की जा रही है, परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी हमारी होती है या जो हमारी ई टेक्स्ट बुक हैं, ई किताबें हैं, इनसे हमको निश्चित रूप से जगह तो कम लगती है। और अभी भारत सरकार भी इस दिशा में कुछ प्रयास कर रही है, जैसे ज्ञान वाणी है, स्वयं प्रभा है, ई विद्या है, नेशनल डिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह हैं। इन सब में देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं आकर के आदरणीय कुलपति जी की बात पर आना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें होंगी, हम फॉर टाइम बिंग इसको रख सकते हैं, हम इसका एक पार्ट बना करके रख सकते हैं, लेकिन ये तब तक भारत के मनोभाव या भारत के विश्व गौरव बनाने में नहीं हो सकती जब तक कि हमारी इंडिजिनस कल्चर इसमें न हो, जब तक हमारी स्वदेशी संस्कृति न हो, जब तक हमारा कोई अपना इंडियन ऐप न हो, जब तक हमारे इंडियन सोशल वैल्यूज़ न हो, हमारे स्वदेशी जीवन मूल्य नहीं होंगे, हमारी इंडियन थिंकिंग नहीं होगी, हमारा स्वावलंबन नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी ऐप, स्वदेशी जीवन मूल्य, स्वदेशी सोच और स्वावलंबन की शिक्षा, इन 5 चीज़ों को भी आपको अगर ऐसे ही चलता है तो ये हमारी मजबूरी है, इसमें ऐड करना होगा। प्रश्न है, इसमें लाभ तो हैं, हम दुनिया भर के हमारे विशेषज्ञ जुड़ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस हम इसको कर सकते हैं। स्टोरिंग फैसिलिटी बड़ी अच्छी इस सिस्टम में है, लेकिन लागत भी कम है। लेकिन विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक भय था, जो एक समय था, जो एक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता रोकने का था, क्या एक गुरु के आचरण से, समाजशास्त्री होने के नाते प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब यहाँ हैं, सोशलाइजेशन की प्रोसेस में गुरु का आचरण, प्राइमरी ग्रुप का आचरण, इसमें जो प्राथमिक समूह की अवधारणा कही गई है वो प्राथमिक समूह इसमें से गायब हो जाएंगे। इसलिए हमारा सामाजिकरण जो होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए कि फेस टू फेस रीडिंग नहीं है, एक साथ रीडिंग नहीं है, एक साथ खेल कूद नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इस पर विचार करने के लिए हमें सोचना होगा, क्योंकि हम देखिए, कहा गया हमारे यहाँ कि किताबें रसाले ने अखबार पढ़िए, किताबें रसाले ने अखबार पढ़िए, मगर रात दिन में अपने को एक बार पढ़िए। जो अपने को पढ़ने के लिए गुरु बताता था, जो अपने को पढ़ने के लिए साथियों से अनुभूति होती थी, वो परानुभूति जो हमारी थी दूसरों के दुख दर्द में साथ खेलने की, उठने की, बैठने की, चलने की, वो परानुभूति गायब हो जाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर जब परानुभूति सिंपैथी गायब हो जाती है, दुनिया की कोई पैथी आप लगाएं, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, दुनिया की सारी पैथी लगा दें, अगर मानव के अंदर सिंपैथी नहीं आई तो सारी पैथी, ये सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी। इसलिए सिंपैथी के बिना ये पैथी बेकार है। करना क्या है, अब हमको इसको ये पार्ट बनाना हुआ है। एक हम पार्ट के हिस्से में इसको लेकर के चल सकते हैं। समूह में टीचर और विद्यार्थी जब संवाद बन करता था तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था। अध्यापक के आचरण और आचार्यत्व से जब गुरु बोलता था तो लाज, भय और आवेग, संवेग, ये 5 यू जो हैं उसमें होते थे। स्टिमुलेशन होता था, यानी उल्लास होता था, उत्साह होता था, उमंग होता था, और उत्प्रेरण, मोटिवेशन जिसे आप कहते हैं, उत्प्रेरण होता था। ये सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है, ये इरा क्या है, ये कंपटीशन की है। देखिए, मेरा मानना है कि अब तक जो कुछ था वो कॉम्पिटिटिव था, लेकिन अब ये कोऑपरेशन है। नाउ इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंपटीशन, नाउ ए मैटर ऑफ कोऑपरेशन। प्रतियोगिता नहीं, स्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग पर आइए। और सहपाठियों से जो प्रतिस्पर्धा का अभाव था,
वो क्या होगा। जो कंपटीशन एक दूसरे के होड़ में थी विद्यार्थियों में, वह अभाव होगा। स्वास्थ्य को लेकर के होगी, चीटिंग की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जामिनेशन सिस्टम यूपी बोर्ड जैसा, जहां 45 से 54 लाख परीक्षार्थी इम्तहान देते हैं, वहां पर ये टेक्निक कैसे काम करेगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि वास्तव में ये नॉलेज विदाउट बाउंड्री है। ये हमारी ई लर्निंग की जो शिक्षा है, अगर ऐसा चलता रहा तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं बनेगी। तो नॉलेज विदाउट बाउंड्री है तो कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में हमको सोचना होगा। वास्तव में इस एजुकेशन से मैं मानता हूँ कि इसकी अच्छाइयाँ हैं कि आपकी जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं टूट जाती हैं। आपको कोई देश वीजा या पासपोर्ट दे या न दे, आपको उससे कोई देखना नहीं है। इसमें सुनना और देखना एक साथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करना होगा कि इसमें इनएप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट हो जाता है। जैसे इंटरनेट पर एंडलेस साइट्स हैं, एक आप साइट खोलेंगे कई साइट खुल जाएंगी। हो सकता है कि अच्छे ज्ञान की तलाश में बहुत सारी चीज़ें आपको न मिल पाएँ, इसलिए इस पर विचार करना होगा। लियो टाइड की जो इन्फॉर्मेशन का कमोडिफिकेशन है, वास्तव में वो यहाँ लागू होगा। इसके लिए आपको क्या करेंगे, इनवाइटेबल चीटिंग होगी, लोग एक जगह से बोलेंगे और एक जगह से दूसरे मोबाइल से नोट कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हमको एक हाइब्रिड मोड की एजुकेशन प्रणाली बनानी है, जिसमें अभी काम चल रहा है इसमें, और दूसरी चीज़ है कि वो क्लासरूम प्रणाली दोनों का होगा, तब ज्ञान का सृजन होगा, तब ज्ञान का प्रसार होगा, तब ज्ञान का संरक्षण होगा। अब अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना होगा। पहले तो हमको इस टेक्नोलॉजी को, फर्स्ट मैं जो अंतिम बात अपनी समेट करके कंक्लूड कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन की बात कीजिए। इस ई लर्निंग में अगर टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन अपना ऐप नहीं रहा, तो आप इस ऐप से बात कर रहे थे, इसी मोबाइल से 20 सेमिनार में मैं भाग लिया, नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए भारत की परिस्थितियों को समझकर टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन को अपनाना होगा। गुरुकुल को अपनाने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन भारत की होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये हाइब्रिड मोड में हो, कभी अकेले ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है निश्चित रूप से। और इस एजुकेशन के लिए अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानुरूपाणि भाषा अनेका, भारत में 6000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, 29 से ज़्यादा प्रदेश हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, इसलिए एक से नहीं चलेगा। एट फर्स्ट हमको स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने होंगे, ई लर्निंग जोन बनाने होंगे। जब तक ई लर्निंग जोन नहीं होगा, आपके 90% विद्यार्थी हिंदी के हैं, अगर मैं अंग्रेजी में कहता तो 90% छूट जाते, केवल 5% आपके साथ आते। इसलिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने होंगे। एंड थर्ड, एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलना होगा। अब इस एग्जामिनेशन सिस्टम में जिसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप इस लर्निंग में कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है कि हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल, आप मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का इसमें कैसे इंतजाम करेंगे, इसको जोड़ना है। एंड थर्ड जो है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि न तो इसमें टूर होगा, न तो इसमें एक्सपेरिमेंट होगा, न तो इसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, न तो इसमें लैब होगी। ऐसी स्थिति में भारत में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु का क्या होगा जिससे सब कुछ सीख रहे थे। इसी एकात्म दर्शन में आपको सोचना होगा और भारत के उस दर्शन की तरफ आना होगा कि समस्त समष्टियों में एकात्म करना होगा। जब तक स्वक्त के बिना स्वराज नहीं होगा, शरीर मन बुद्धि और आत्मा एक से मिलकर के ज्ञान का विस्तार नहीं होता है। ज्ञान केवल किताब का नहीं होता, ज्ञान कोई मनुष्य शिक्षा से केवल प्राणशास्त्रीय नहीं बनता, ओनली बायोलॉजिकल नहीं बनता। उसे बनाने के लिए शरीर मन बुद्धि और आत्मा को जोड़ना होगा। इसके लिए हाइब्रिड मोड में करना होगा, परानुकरण के साथ नहीं, हृदय की गुलामी के साथ, ऐसे ऐप से नहीं, स्वयं त्याग और संयम के समर्थन से हमको बनाना होगा। तभी जाकर के इसका कुछ अच्छा भविष्य होगा।
मैं अपनी बात को समाप्त करके आदरणीय कुलपति जी की बात से सहमत होता हूं कि कहीं न कहीं हमको इसमें सुधार की ज़रूरत है। ये टाइम बीइंग है और मानवता को अगर नए सिरे से सृजन करना है तो इसमें इनोवेशन करना ही होगा। मैथिली शरण गुप्त की इस बात से कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, हमारे जैसे आपने बताया कि 5 लाख स्टूडेंट हैं आगरा यूनिवर्सिटी में, जिसमें 50% रिमोट एरिया के हैं, तो वो व्यस्त हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं अनुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए, विजयिनी मानवता हो जाए। ह्यूमैनिटी के पोषण को ध्यान दीजिएगा कि जब तक हमारा शोषण मुक्त और पोषण युक्त समाज नहीं होगा तब तक शिक्षा का यह पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज की स्थिति में हमको अंतिम बात अपनी कह रहा हूँ, इस पर विचार न करके आप सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। पुलिट्जर पुरस्कार जिसको सूडान में मिला था, जो एक मरती हुई बच्ची का चित्र खींचा था, जिसमें वो बच्ची मर रही थी और एक चील उसका इंतज़ार कर रही थी, और बाद में वो पुलिट्जर पुरस्कार मिला। बहुत दिनों के बाद उस पर एक लेख आया कि वहाँ 2 चील थे, 2 गिद्ध थे। पूछा गया कौन? एक वह गिद्ध जो खाने के लिए था और एक यह गिद्ध जो केवल फ़ोटो खींचने के लिए था कि मरती हुई बच्ची का जब गिद्ध खाए तो उसकी फ़ोटो लें। सज्जनों, हम दूसरे गिद्ध न बने। प्रायोगिक भूमि पर, एक्सपेरिमेंट पर जब तक भारत में सहिष्णुता, संयम की, मानवता की, हमको जो है सुपरमैन थ्योरी अरविंद की और ह्यूमैनिटी की थ्योरी हमको विवेकानंद की लाना है, दधीच का दर्शन लाना है, हमें विराट स्वरूप गीता के दर्शन को उपयोग में लाना है, कुरान के दर्शन को उपयोग में लाना है। जियो और जीने दो की संस्कृत के साथ हम प्रैक्टिकल कुछ करें, तभी जा कर के यह कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबको मैं विनम्रतापूर्वक पुनः आपके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने